आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो ने एक सपना देखा। एक सपना एक ऐसा दुनिया का जहाँ एक देश और देश में रहते हुए लोग किसी गुलामी की जंजीरों में बंधे नहीं होंगे। और इसी सपने के साथ उसने ये पेंटिंग बनाया जिसका नाम था द पैक्ट बिटवीन द नेशंस। फ्रेडरिक सोरियो का एक ऐसा सपना जहाँ दुनिया भर के कंट्रीज डेमोक्रेटिक होगा और सोशल रिपब्लिक होगा, यानी कि कोई भी कंट्री और वहाँ के लोग किसी की गुलामी की जंजीरों में बंधे नहीं होंगे। एंड दैट सिंबल वाज रिप्रेजेंटेड बाय दिस पेंटिंग। इस पिक्चर के अंदर पे जो ये औरत है, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि सिंबलाइज कर रही है फ्रीडम को। इस औरत के हाथ में एक टॉर्च है जिसे कहता है टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, जो कंट्रीज को सही रास्ता दिखा रहा है। दूसरे हाथ पे किताब है जिसका नाम है चार्टर ऑफ ए राइट ऑफ ए मैन। ये कंट्री के आम लोगों का राइट्स के बारे में बात करेगा। और देखो नीचे पड़ा हुआ है राजा महाराजाओं का ताज पोशा कचरों की तरह, जो कि सिंबलाइज कर रहा है मोनार्की हो चुका है खत्म। और फिर ये लोग चल रहे ऐसा दुनिया की ओर जहाँ मोनार्की नहीं होगा, अब सब लोग इक्वल होंगे, बराबर होंगे। और ऊपर में हम लोगों का भगवान और एंजल्स जो हमें दुआएं दे रहा है कि भाई सब जो भी तुम कर रहे हो ना, जिस रास्ते में भी तुम जा रहे हो ना, बस आगे बढ़ते रहो। यही है सच्चाई का रास्ता, यही है इक्वालिटी का रास्ता, यही है फ्रीडम का रास्ता। अभी जो सपना था ना फ्रेडरिक सोरियो का, जिसे उसने अपने पेंटिंग के साथ डिस्क्राइब करा था लोगों को, इसे कहते हैं यूटोपियन विजन। एक ऐसा सपना जो कि अभी तक रियलिटी में नहीं बदला है, वो चीज जो अब तक हुआ नहीं है, बट एक सपना जहाँ अलग अलग लोग आपस में आके एक कंट्री बनाएंगे और अपने अपने कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे अपने फ्लैग से। मतलब सिंपली बोलो तो फ्रेडरिक सोरियो ने सपना देखा था एक परफेक्ट वर्ल्ड का। और इस वीडियो में हम फ्रेडरिक सोरियो का यही सपने को डिटेल में देखेंगे अपने हिस्ट्री के चैप्टर 1 पे, द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। बट इससे पहले मैं तुम्हारा दोस्त और होस्ट बीवी निकल चुका स्टोरी टेलर बनने की जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूं बट वो चीजें कर रहा हूं जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोगों को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। अगर तुमने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, हम बढ़ते स्टोरी की ओर। तुम लोगों को पता नहीं बट मैं ये बात बहुत सोचता हूँ, जिस दुनिया में मैं आज जी रहा हूँ ना, ये तो फ्रेडरिक सोरियो के लिए सपना था। जिस आजादी को मैं आज जी रहा हूँ और सोच भी नहीं रहा कि क्या है, वो तो उसके लिए एक सपना था। अब कैसे फ्रेडरिक सोरियो ने आज से इतने साल पहले 1848 को एक ऐसा दुनिया का सपना देखा जहाँ लोग आजाद होंगे, किसी के जंजीरों में बंधे नहीं होंगे, जहाँ राजा महाराजा नहीं होगा, लोगों का गवर्नमेंट होगा और लोग उसे चलाएंगे अपने वोटिंग राइट से। सरप्राइजिंग राइट। कैसे तो आया होगा ये आइडिया उसके दिमाग पे। तो सुनो, 1789 को एक ऐसा इवेंट होता है जिसने बस उसे ही नहीं पूरी दुनिया को एक स्वाद चखाया आजादी का। दुनिया ने ये समझा क्या होता है आजादी और कैसे हमें उसे पाना है, और उस इवेंट का नाम था फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले सीन किया था राजा महाराजाओं का रास्ता। आम लोगों का कोई बोलने का हक तो था नहीं। सोसाइटी बटा हुआ था 3 हिस्सों पे। सबसे ऊपर था फर्स्ट स्टेट जिसे कहते हैं क्लर्जी या तुम चर्च के लोग, कुछ भी कह लो। फिर था दूसरा स्टेट, यहाँ पे नोबेलिटी और एरिस्टोक्रेसी थे, मतलब राजा महाराजा और उनके मिनिस्टर्स। और सबसे नीचे था थर्ड स्टेट, आम लोग, पेजेंट्स, वर्कर्स, मतलब समाज के गरीब लोग। तो पॉपुलेशन के हिसाब से देखो तो फ्रांस के अंदर पे 2% बस नोबेलिटी एंड क्लर्जीज थे और 98% कॉमन लोग थे, यानी कि थर्ड स्टेट में आने वाले लोग थे। बट सीन कुछ ऐसा था ना उस समय में, ये 2% लोग सोसाइटी को डोमिनेट करते थे। आम लोगों को जितना एक्सप्लॉइट करा जा सकता था उतना करते थे, चाहे वो टैक्स लगा दिया या अंडरमाइंड कुछ भी कर दिया। अब इसका नतीजा ये होता है कि लोग भड़कते एक समय के बाद, जो हजारों सालों का गुलामी था उसके जंजीरों से अपने आप को आजाद करते फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789 को। और यही वो पहला चिंगारी था जिसने लोगों को बताया क्या होता है आजादी, क्या होता है जब तुम राजा महाराजाओं को उखाड़ के फेंक देते हो और अपना देश बनाते हो। अब सवाल ये उठता है कि चलो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले दुनिया बहुत बेकार था, लोग गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए थे, बट रेवोल्यूशन के बाद क्या चेंजेस आया? पहला तो तुम्हें पता ही है कि मोनार्की को हटा के लाया गया आम लोगों का सरकार। दूसरा द कॉन्सेप्ट ला पैट्री एंड ला सिटियोन, अपना देश और अपने देश के लोग हम, जिससे एक सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस बना कि यार हमारा देश है और हमें इसे अच्छी तरीके से चलाना है। मोनार्की के होते वक्त एक स्टेट जनरल हुआ करता था जहाँ राजा ना लोगों का बात बस सुनता था, बट अब वहाँ लोगों को इलेक्ट करा गया और उसका नाम चेंज कर दिया गया नेशनल असेंबली, जहाँ राजा सुनेगा नहीं, राजा को जो हम लोग बोलेंगे वो करना होगा। उसके बाद अपना देश का एक ट्राई कलर फ्लैग बनवाया, फ्रेंच लैंग्वेज को एक नेशनल लैंग्वेज की तरह देखा गया एंड अपना नेशनल एंथम बनवाया गया और कस्में हुआ दिखाया गया अपने देश के नाम पे। अब तुम फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये बात तो समझ गए, जो पहले का दुनिया था जहाँ मोनार्की था ना, वहाँ में देश राजाओं का हुआ करता था। बट फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आया एक कॉन्सेप्ट जिसे कहता है नेशन स्टेट, जहाँ पे जो देश है ये आम लोगों का है, आम लोग इसे चलाएंगे। किसी राजा का स्टेट नहीं है, राजा का देश नहीं है, ये है एक नेशन स्टेट, यानी कि हमारा कंट्री जो आज प्रेजेंट पे हम देखते हैं, इंडिया, चाइना एंड फ्रांस जो भी है। अब एक रेवोल्यूशन के कारण फ्रांस के आम लोगों को आजादी तो मिल चुका था, बट इस आजादी को उन्होंने अपना बाप का माल समझकर जो मन चाहे वो कर रहे थे। राजा हट चुका था, बट अब देश को कौन चलाएगा? इस दौर पे सब आपस में लड़ मर रहे थे, पूरा फ्रांस आग में जल रहा था। और इसी वक्त एंट्री होता है नेपोलियन बोनापार्टे का। पांडे जी का लड़का फ्रांस में क्या कर रहा है? ओके, मुझसे गलती हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट एक आम लड़का जो कि बनता है एम्परर ऑफ फ्रांस। ऐसे चेंजेस फ्रांस के अंदर पे उसने इम्पोज किया जिससे फ्रांस एक पावरफुल एम्पायर बन गया।
पूरे यूरोप के अंदर पे फ्रांस का एक अलग ही दबदबा बन चुका था। अब वो कैसा चेंजेस नेपोलियन ने लाया था वो देखते हैं। जो भी चेंजेस नेपोलियन ने लाया था ना, उसे कहता है सिविल कोड ऑफ 1804 या फिर नेपोलियनिक कोड, क्योंकि इसे नेपोलियन ने लाया था, राइट। पहला चीज ये था कि अब कानून के मामले पे हर कोई बराबर होगा। पहले क्या होता था, जो राजा के खास थे उन्हें स्पेशल प्रिविलेज मिलता था और आम लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता था, राइट। बट अब वो चीज हट चुका था। दूसरा, राइट टू प्रॉपर्टी जैसी चीजों को ध्यान दिया गया कि आम लोगों के पास हक है कि अपने पास अपना प्रॉपर्टी रहे, क्योंकि पहले क्या होता था, फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, उनके पास प्रॉपर्टीज होता था और लोग जाके उनके वहां काम करते थे। और इसी से अगला चेंज, फ्यूडल सिस्टम को भी हटा दिया गया। देखो इंडिया में जमींदारी सिस्टम होता है ना, एग्जैक्ट वैसी था वहां पे, जहाँ पे एक फ्यूडल लॉर्ड होगा जिसके अंडर पे जाके जो किसान काम करेंगे एंड देन उसे पैसा मिलता था। बट एक्सप्लॉइट किया जाता था किसानों के साथ, जो भी काम करते थे वहां पे उन लोगों के साथ। तो ये सिस्टम को भी हटा दिया गया। एंड इसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था कि कैसे देश को चलाना है नहीं चलाना है, इस चीज को भी नेपोलियन ने आसान कर दिया था। क्योंकि देखो नेपोलियन एक पढ़ा लिखा इंसान था, उसे पता था कि कैसे देश को चलाना है नहीं चलाना है। और जब तुम एक पढ़े लिखे आदमी को देश का दारोमदार संभाल देते हो तो वो सही तरीके से देश को संभालेगा, राइट। एंड आखिरी चीज, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। देखो गिल्ड क्या था कि एक ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन थे, ट्रेडर्स थे, जो कि राजा के खास थे ना, बस उन्हें ही ट्रेड करने का अलाउ मिला हुआ था। बट नेपोलियन के आने के बाद ये चीज हटा दिया गया कि जिसको जो ट्रेड करना है आगे करो। अब ये सारे चेंजेस जो कि फ्रांस के अंदर पे नेपोलियन ने इम्पोज किया था ना यार, इससे सिर्फ फ्रांस के लोग ही इंप्रेस नहीं थे, पूरा यूरोप इम्प्रेस था। नेपोलियन ने अपना आइडिया, जो भी उसका थॉट प्रोसेस था, पूरे यूरोप पे फैलाया, लोगों को वाकिफ करवाया कि भाई देखो आजादी ऐसा होता है और ऐसे जीना होता है जिंदगी। और ये चीज देखते हुए पूरे यूरोप के आम लोग नेपोलियन को वेलकम कर रहे थे कि हमारे देश पे आइए और हमें भी आजादी दिलाइए। मतलब नेपोलियन से जितना हो सका उतना उसने इस नेशन स्टेट का आइडिया को पूरे यूरोप के अंदर पे फैलाया और लोगों को भी बहुत पसंद आया ये चीज, नेपोलियन का रूल और नेशन स्टेट का आइडिया। बट एक दिक्कत था यार, हर कोई परफेक्ट नहीं होता, राइट। नेपोलियन के अंदर भी कुछ खामियां थी। कह सकते हो थोड़ा बहुत नेपोलियन सन की इंसान था। वो आम लोगों के लिए तो मसीहा था, बट उसके खिलाफ जो बोलता था ना, उसको दिक्कत आता था। पॉलिटिकल फ्रीडम ना के बराबर था, कोई कुछ बोल नहीं सकता था नेपोलियन के खिलाफ। और क्योंकि नेपोलियन ने ये बात सोच लिया था कि अपने देश को मैं डेवलप करके रहूंगा, इस चक्कर में उसने टैक्सेस भी बहुत बढ़ा दिया था। क्योंकि तुम्हें पता है कि देश को चलाने के लिए क्या चाहिए, टैक्स। इसके बिना देश चलेगा नहीं। तीसरा चीज, सेंसरशिप इंपोज कर दिया। मतलब मेरे खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं पाएगा, ना ही कोई न्यूज, ना ही कोई बात अनबन, कुछ भी नहीं। और आखिरी, क्योंकि उस समय नेपोलियन यूरोपियन कंट्रीज को आजाद करने के लिए निकला हुआ था, हर किसी को आजादी का स्वाद चखाना चाहता था। इस चक्कर में वो यूरोप के जितने भी कंट्रीज था ना, सबके साथ वॉर पे लगा हुआ था और अपने लोगों को वो फोर्स कर रहा था कि आर्मी में भर्ती हो जाओ। अब अगर तुम नेपोलियन की इन चीजों को इग्नोर कर दो तो बाकी पूरा यूरोप नेपोलियन से बहुत मोटिवेटेड था, बहुत ही इंस्पायर्ड था। जो भी नेपोलियन ने आइडिया को प्रमोट किया था नेशन स्टेट का, यूरोप के आम लोग यही चाहते थे कि भाई हमें भी अपना नेशन स्टेट चाहिए, आजादी चाहिए। बट एक दिक्कत था, फ्रांस के अंदर पे नेशन स्टेट बन पाया क्योंकि फ्रांस के लोगों का लैंग्वेज सेम था, कल्चर सेम था, आइडेंटिटी सेम था। बट ये चीज रेस्ट ऑफ द यूरोप के साथ नहीं था। एग्जांपल के लिए तुम ले लो हैब्सबर्ग एम्पायर का, जहाँ के लोगों का कल्चर भी सेम नहीं था, लैंग्वेज भी सेम नहीं था और आइडेंटिटी भी सेम नहीं था, सब अलग अलग थे। अब सवाल ये उठता है कि जब पूरा यूरोप बटा हुआ है अलग अलग चीजों में, तो नेशनलिज्म यानी कि नेशन स्टेट का जो फीलिंग है वो कैसे आया उनके बीच, कैसे ये जो आज के देश थे वो बने। इसके लिए तुम्हें अगेन समझना पड़ेगा क्या था सोशल स्ट्रक्चर उस समय यूरोप का। यूरोपियन सोसाइटी बटा हुआ था अमीर और गरीबी में। अमीर लोग थे जिसे कहते हैं एरिस्टोक्रेसी, एंड जो गरीब लोग थे मोस्टली पीजेंट्स थे। जैसे मैंने बताया कि एरिस्टोक्रेसी के पास पैसा बहुत था, पावर बहुत था, बट वो पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम थे। और वही पे जो पीजेंट्स थे ना, वो गरीब थे, पावर नहीं था सोसाइटी के अंदर पे उनका, बट पॉपुलेशन के हिसाब से वो बहुत ज्यादा थे। बट मैंने बताया कि ये फ्रांस नहीं था जहाँ पे कल्चर, आइडेंटिटी सब सेम था कि आम लोग उठेंगे और अपना देश बनाने के लिए लड़ पड़ेंगे। पूरे यूरोप में ये सीन नहीं था, बट उस समय पूरे यूरोप के अंदर पे हो रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने एक नया सोसाइटी को जन्म दिया जिसे कहते हैं द न्यू मिडिल क्लास। ये ना ही अमीर लोग थे ना ही गरीब लोग थे, बट ये एजुकेटेड लोग थे, मोस्टली बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड प्रोफेसर्स थे। अब ये ना नेपोलियन का जो आइडिया है नेशन स्टेट का, नेशनलिज्म का, उससे बहुत मोटिवेटेड थे, इंस्पायर्ड थे। बट इन्होंने एक चीज और जोड़ दिया इसके साथ, हमें एक नेशन स्टेट चाहिए बट वहां पे लिबर्टी भी चाहिए। लिबर्टी यानी कि आजादी। अब ये नेशन स्टेट यानी कि नेशनलिज्म और लिबर्टी से बना एक कॉन्सेप्ट जिसे कहता है लिबरल नेशनलिज्म। तो अब आगे इस चैप्टर के अंदर में अगर कहीं भी तुमने देखा लिबरल नेशनलिज्म, इसका मतलब ये है मिडिल क्लास लोग जो नेपोलियन का आइडिया को सपोर्ट तो करते थे, बट हाँ उन्हें नेशन स्टेट के साथ साथ आजादी भी चाहिए था, जो कि नेपोलियन के आने के बाद थोड़ा बहुत आजादी तो नहीं था भाई, ठीक है, वो थोड़ा खड़ूस था। तो अब ये सवाल उठता है, चलो मिडिल क्लास लोगों ने एक नया थॉट प्रोसेस डेवलप किया जिसे कहता है लिबरल नेशनलिज्म। अब ये एग्जैक्टली क्या था, क्या चीज को लेकर लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड कर रहा था? जितने भी लोग ये लिबरल नेशनलिज्म का आइडिया को फॉलो कर रहे थे ना, वो फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, आम लोगों का जो हक है ना, उसको लेके बात कर रहे थे कि कानून के मामले पे हम सब एक होना चाहिए।
किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग ना वो लोग थे जो हमें मिडिल क्लास लोग, वो बात कर रहे थे पॉलिटिकल लिबरलिज्म का, वो बात कर रहे थे इकोनॉमिक लिबरलिज्म का। पॉलिटिकल लिबरलिज्म के अंदर में ये था कि पहला चीज तो एरिस्टोक्रेसी और उसका जो भी प्रिविलेजेस है इसे हटा दो। मैंने बताया तुम्हें कि एरिस्टोक्रेसी क्या है, जो राजा के खास लोग थे या अमीर लोग थे जिन्हें सोसाइटी के अंदर में स्पेशल प्रिविलेज मिलता है, वो हटा दो। एंड जो गवर्नमेंट बनेगा वो लोगों का गवर्नमेंट होगा, लोगों के द्वारा चुना जाएगा। फिर उन्होंने बात किया इकोनॉमिक लिबर्टी का, जहां में फ्रीडम ऑफ मार्केट का बात किया कि भाई देखो बिजनेस में ना गवर्नमेंट को मत लाओ, इन्वॉल्व मत करो, हमारा बिजनेस है हम संभाल लेंगे। ये गवर्नमेंट जब उंगली करता है ना तो चीजें बिगड़ता है, अच्छा नहीं होता। एंड दूसरा, टैक्सेस को हटा दो। एज ए मिडिल क्लास तुम क्या चाहते हो, टैक्सेस ना रहे, टैक्स कम से कम लगे, क्योंकि तुम्हें भी पता है, ये मुझे भी पता है कि इंडिया में भी सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता है, एक मिडिल क्लास। तो तुम जब भी लिबरल नेशनलिज्म का बात आएगा ना, अपने तौर से सोच के देखो, तुम भी मिडिल क्लास हो, तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस था उसका भी वही था। इसके बाद जब यूरोप के अलग अलग पार्ट्स पे मर्चेंट्स और ट्रेडर्स बिजनेस करने के लिए जाते थे तो उन्हें ढेर सारे टैक्सेस देना होता था। अब एग्जांपल के लिए अगर किसी व्यापारी को, मर्चेंट को जर्मनी के अंदर पे हैम्सबर्ग से न्यूरमबर्ग जाना पड़ता था ना 1833 के समय पे, तो वहां उन्हें 11 बार टैक्स देना होता था। उनके लिए 11 कस्टम बैरियर्स थे। अब तुम समझ लो, अगर बिजनेसमैन को इतना टैक्स देना पड़े तो बिजनेस कैसे कर पाएंगे। और साथ ही साथ इन बिजनेसमैन के साथ दूसरा प्रॉब्लम ये था कि उस समय यूरोप के अंदर पे पूरे मिला के 30 करेंसी चलता था। मतलब कोई बिजनेसमैन एक जगह में जाकर ट्रेड करे, फिर उसे अगर दूसरा जगह जाना होगा तो वहां के अलग करेंसीज। अब कोई बिजनेसमैन करे तो करे क्या, वो बिजनेस करने यहाँ से वहां जाएगा, उसे टैक्स देना पड़ेगा, उसे अपना करेंसी चेंज करना पड़ेगा। अब इन दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल के आता है 1834 को। अब 1834 के कस्टम यूनियन बनाया गया जिसका नाम था ज़ुल्फरीन। ये कस्टम यूनियन वो जो इकोनॉमिक लिबर्टी का बात कर रहा था कि मार्केट फ्री होना चाहिए एंड टैक्सेस नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर काम करता है, जिसका शुरुआत तो किया था प्रुशिया ने, एंड देन जो भी अदर जर्मन स्टेट्स थे उन्होंने भी ज्वाइन किया। पहला चीज तो इसने क्या किया, जो भी ट्रेड को लेके टैरिफ बैरियर्स लगा हुआ था ना, उसे हटा दिया। अब लोग आसानी से इधर उधर जाके अपना बिजनेस व्यापार कर सकते हैं। एंड सेकेंड, यूरोप के अंदर में उस समय लगभग अलग अलग 30 करेंसीज था, जिसे कमाकर 2 करेंसीज किया। एंड आखिरी चीज, बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए, पूरे यूरोप को एक साथ कनेक्ट करने के लिए रेलवे नेटवर्क्स को जोड़ा गया, क्योंकि तुम्हें पता है बिजनेस आसान हो जाता है जब रेलवे कनेक्टिविटी होती है, क्योंकि रेलवे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब यहाँ तक तो जो लिबरल नेशनलिज्म का जो कहानी है वो अच्छा लग रहा है, बट यहाँ भी 2 खामियां था। इन लोगों ने औरतों का राइट्स के बारे में बिल्कुल बात नहीं किया, और साथ ही साथ इन लोगों ने ऐसे मेंस जिसके पास प्रॉपर्टीज नहीं था ना, उनके राइट्स के बारे में बात नहीं किया। खैर जो भी हो, ये जो लिबरल नेशनलिज्म का आइडिया था ये जोरों शोरों से प्रमोट हो रहा था, पूरा यूरोप में फैल रहा था। बट जिस इंसान ने नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म का आइडिया दिया था ना, नेपोलियन, अब उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा था। फ्रांस के बाहर आसपास के जितने भी किंगडम्स थे ना, वो डर रहे थे कि जो चीज फ्रांस में हुआ है ना वो हमारे किंगडम में भी होगा एक ना एक दिन, तो क्यों ना नेपोलियन को ही खत्म कर देते हैं। ना रहेगा बास, ना बजेगा बांसुरी। एक बैटल होता है जिसे कहते हैं बैटल ऑफ वाटरलू। एक तरफ था नेपोलियन और दूसरी तरफ था जितने भी किंगडम्स जहाँ मोनार्की था। भयंकर लड़ाई होता है जहाँ हमारा नेपोलियन हार जाता है, और नेपोलियन के हारने पे सबसे बड़ा हाथ होता है उनके अपने ही लोग। फ्रांस के अंदर पे कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि नेपोलियन राज करे, वो चाहते थे कि दोबारा मोनार्की वापस आए। ये जो लोग थे जिनका माइंडसेट था कि मोनार्की वापस आ जाए, इन लोगों को कहते हैं कंजर्वेटिव। तो कुल मिला के वहाँ पे 2 गुट बना हुआ था। एक तरफ था रेवोल्यूशनरीज जो बदलाव चाहता था, बट दूसरी तरफ था कंजर्वेटिव जो राजा महाराजा को सपोर्ट करते थे। तो लड़ाई होता है कंजर्वेटिव वर्सेस रेवोल्यूशनरीज, जहाँ रेवोल्यूशनरी यानी कि नेपोलियन हार जाता है और कंजर्वेटिव जीत जाता है। अब इसके बाद दोबारा फ्रांस के अंदर में भी कंजर्वेटिव का पावर दबदबा आ जाता है, और यही शुरू होता है कंजर्वेटिज्म, यानी वो लोग वो आइडिया कि मोनार्की ही रहना चाहिए, बदलाव हमें नहीं चाहिए। और क्योंकि नेपोलियन हार चुका था, फ्रांस हार चुका था, तो इस चक्कर में फ्रांस से मजबूरन साइन करवाया जाता है ट्रीटी ऑफ वियना इन 1815 को। ड्यूक मैटरनिच ऑस्ट्रिया का चांसलर, जिसने ये ट्रीटी ऑफ वियना को इंट्रोड्यूस करवाया एंड फ्रांस से साइन करवाया। इस ट्रीटी ऑफ वियना का मेन मकसद ये था कि जो भी चेंजेस नेपोलियन ने लाया था सुधारने के लिए फ्रांस को, वो सारे चीजें खत्म कर दिया जाए। जैसा फ्रांस पहले था मोनार्की, उसे ही वापस लाया जाए। तो इस ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर में सबसे पहला काम ये करा गया कि जो बर्बन डायनेस्टी था जिसे हटा दिया गया था फ्रांस रेवोल्यूशन के दौरान, उसे वापस लाया गया फ्रांस के अंदर पे। दूसरा चीज, नेपोलियन के अंडर पे जो भी फ्रांस ने आसपास का टेरिटरीज को कब्जा लिया था ना, उसे वापस छीन लिया गया, और ऐसा दोबारा ना हो कि कोई और नेपोलियन खड़ा हो जाए। फ्रांस का जो बाउंड्री था ना, वहाँ पे छोटे छोटे और स्टेट्स बना दिया गया कि और आगे फर्दर फ्रांस कभी एक्सपांड ना कर पाए। प्रुशिया को अपने वेस्टर्न फ्रंट पे कुछ नए टेरिटरीज दिया गया, ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दिया गया, और रशिया को थमा दिया गया पोलैंड। मतलब जिन जिन लोगों ने फ्रांस के खिलाफ लड़ा था ना, उन सबको कुछ ना कुछ मिला इस ट्रीटी ऑफ वियना के अंडर पे।
नेपोलियन जिसने ये बैटल ऑफ वाटरलू 1815 को हारा था, उसे पकड़ के किसी दूर के आइलैंड पे लेके जाके मरने के लिए छोड़ दिया गया। और अब पूरा फ्रांस का कंट्रोल आ चुका था कंजर्वेटिव लोग के हाथ पे, वो लोग जो मोनार्की को सपोर्ट करते थे। और जैसे कंजर्वेटिव लोग पावर पे आते, पहला काम ये करते जो आजादी मांग रहे थे ना, रेवोल्यूशनरीज, जिसे तुम लिबरल नेशनलिज्म या फिर मिडिल क्लास लोग जो आजादी मांग रहे थे, उन लोगों को पकड़ पकड़ के मारा गया। अब इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए अंडरग्राउंड कर लिया था, पर इन्होंने अपना लड़ाई खत्म नहीं किया था। जितने भी रेवोल्यूशनरीज यानी कि लिबरल नेशनलिज्म मिडिल क्लास लोग थे ना, वो छुप गए थे अंदर, पर उन्होंने अपना लड़ाई नहीं छोड़ा था। देखो, उन्होंने बनाया था सीक्रेट सोसाइटी। अब सीक्रेट सोसाइटी क्या है, कैसे काम करता है, ऐसा देखो, जब तुम्हें सरकार कुछ चीज करने ना देना तो तुम छुप छुप के अपना एजेंडा को चलाते हो। तुम अपने आज़ादी के लिए, अपने हक के लिए बातें करते हो और लोग इकट्ठा करते हो, एंड देन जब सही मौका आता है तुम राजा के ऊपर टूट पड़ते हो। तो ऐसा ही सीक्रेट सोसाइटी ये लिबरल नेशनलिज्म वाले बना रहे थे, यानी कि रेवोल्यूशनरीज लोग बना रहे थे, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि मोनार्की को अपोज करो, ये ऑटोक्रेटिक रूल को जहाँ मन मर्जी चल रहा है इसे खत्म करो और हमें आज़ादी वापस करो। अब एक ऐसा रेवोल्यूशनरी जिसका नाम था गुसेपी मजीनी, जिसका जन्म होता है 1807 में गुएना के अंदर पे। ये एक इटालियन रेवोल्यूशनरी था जो कि बात करता था कि इटली को आज़ाद करो, यूनिफाइड करो। और इसी चक्कर में इसने दो सीक्रेट सोसाइटी बनाया, पहला यंग इटली मर्सिलिस पे एंड दूसरा यंग यूरोप। तो बिल्कुल हमारे रेवोल्यूशनरी गुसेपी मजीनी की तरह है, कई और ऐसे रेवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने अलग अलग सीक्रेट सोसाइटी पूरे यूरोप के अंदर पे बनाया, और जो ये आज़ादी का चिंगारी है इसे जलाए रखा। और इसका रिजल्ट ये होता है कि एक समय ऐसा आता है जब आम लोग आगे आ रहा था और अपने आज़ादी के लिए लड़ना चाह रहा था, और इसी के साथ शुरुआत होता है द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 से 1848 तक का समय। अब देखो, यूरोप के अंदर पे कुछ भी होता है ना, तो सबसे पहले शुरुआत होता है फ्रांस के अंदर पे। ड्यूक मेटरनिच जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उसने एक बात कहा था फ्रांस के बारे में कि जब फ्रांस छिकता है ना तो सर्दी पूरे यूरोप को लग जाता है। भाई देख रहे हो, इतना इम्पैक्ट है फ्रांस का पूरे यूरोप के अंदर पे। तो अब इस एज ऑफ रेवोल्यूशन का शुरुआत होता है फ्रांस के अंदर 1830 को, जुलाई रेवोल्यूशन के नाम से। 1830 को फ्रांस के आम लोग भड़क जाते हैं, जो भी सिचुएशन था वहाँ पे मोनार्की का, और बर्बन डायनेस्टी को उखाड़ के फेंक देते हैं। एंड फ्रांस के अंदर पे आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जहाँ पे अब क्या होगा, हेड ऑफ द स्टेट अपने मन मर्जी से कुछ नहीं करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पे जो कानून बनाया जाएगा उसके हिसाब से राजा देश को चलाएगा, और इस नए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का हेड बनाया जाता है लुइस फिलिप को। अब मैंने जैसे बताया था तुम्हें कि कुछ भी होता है तो फ्रांस के अंदर पे होता है और वो फिर फैलता है पूरे यूरोप के अंदर पे। अब ये जो जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था फ्रांस के अंदर पे, इससे मोटिवेटेड होकर फिर बेल्जियम में लोगों ने बेल्जियम की आजादी का डिमांड किया किंगडम ऑफ नेदरलैंड से। हाँ, ये किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन नहीं है, मैंने भी पहले ये सोचा था जब मैं अपना प्री वोट्स दे रहा था, बट तुम लोग ये गलती मत करना। किंगडम ऑफ नेदरलैंड से बेल्जियम आजादी का डिमांड करता है, उसे भी मिल जाता है आजादी। फिर ये जो चिंगारी है रेवोल्यूशन का, वो फैलता है जाके ग्रीस पे, द ग्रीक रेवोल्यूशन के नाम से। सो ग्रीस 15th सेंचुरी से ऑटोमन एम्पायर के अंडर पे था। देखो, सीन क्या था कि ग्रीस एक क्रिश्चियन कंट्री है, जबकि ऑटोमन एम्पायर जो कि ग्रीस को रूल कर रहा था उस समय, वो था एक मुस्लिम कंट्री। तो ग्रीस के आम लोगों को कई सालों का गुलामी झेलना पड़ा ऑटोमन एम्पायर का। बट 1821 को आखिर फाइनली इंडिपेंडेंट का मांग उठा, लोग घर से बाहर निकले, स्ट्रगल कर रहे थे अपने आजादी के लिए, एंड उनको आजादी मिलता है 1832 को। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन किया जाता है जब ऑटोमन एम्पायर कमजोर हो जाता है। यूरोपियन पावर्स और ग्रीस के आम लोगों की मदद से ऑटोमन एम्पायर से ग्रीस को आजाद कर दिया जाता है, एंड ग्रीस बन जाता है एक इंडिपेंडेंट कंट्री। अब इसके बाद एक ऐसा रेवोल्यूशन जो इन तीनों से थोड़ा अलग था, रोमांटिसिज्म। यहाँ में आम लोग घर से बाहर निकल के राजा के खिलाफ लड़ने नहीं चले गए थे, ये कुछ अलग तरीके का मूवमेंट था, ऐसे कल्चरल मूवमेंट कह सकते हो, जो लोगों के बीच एक देशभक्ति की भावना को जगा रहा था। मेनली जो रोमांटिक आर्टिस्ट, पोएट एंड म्यूजिशियन थे, ये लोग इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। और इन लोगों का मानना ये था ना कि तुम जो ये नेशनलिज्म का भावना है ना लोगों के बीच, ये जंग लड़के या किसी के टेरिटरीज को कब्जा करके नहीं करते, तुम ना आर्ट, कल्चर, म्यूजिक से भी लोगों के बीच एक जो नेशनलिज्म का फीलिंग है, एक्सप्रेशन है, ये ला सकते हो। मेनली यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया किताब के अंदर पे पोलैंड का। तो पोलैंड ना उस समय अलग अलग किंगडम के द्वारा रूल किया जाता था, जैसे कि रशिया, प्रुशिया एंड ऑस्ट्रिया। कई साल पोलैंड के आम लोगों ने अलग अलग किंगडम के अंदर पे अलग अलग तरीके से गुलामी झेला, बट एट लास्ट जो उनका लैंग्वेज था, पोलिश लैंग्वेज एंड म्यूजिक, उसने उनको एक रीजन दिया कि हमें यूनाइट होना है, अपना जो पोलिश कल्चर है उसे बचाने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, अपने देश को आजाद करना पड़ेगा, एंड लड़ते। अब अगला, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। देखो 1830 का जो समय था ना यूरोप के अंदर पे, वो बहुत ही बुरा समय था। क्यों बुरा था? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा था, लोगों के पास काम नहीं था, रोजगार नहीं था, अनएम्प्लॉयड थे, शहरों में ओवर क्राउड था, स्लम बन चुका था, खाने पीने की चीजों का दाम बढ़ रहा था, और खाने पीने की चीज जो थे वो शॉर्टेज भी था। यही कारण था कि जुलाई रेवोल्यूशन होता है 1830 को, जो कि आगे हमने देखा भी था, जिसके वजह से बर्बन डायनेस्टी को हटा के फेंक दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाया जाता है, जहाँ लुइस फिलिप हेड बनता है। बट चीजें ना इसके बाद भी नहीं सुधरता है, तो फिर अब अगेन एक रिवोल्ट होता है 1848 को, और इस बार लुइस फिलिप को अपना देश छोड़ के भागना होता है, और फाइनली
फ्रांस क्या बन जाता है, एक रिपब्लिक बन जाता है। यानी कि पूरी तरीके से इस बार मोनार्की को हटा दिया गया, क्योंकि मोनार्की चाहे तुम बदलाव कर लो, कुछ भी कर लो, ये सुधर नहीं रहा था। तो लोग गुस्सा थे और लोगों का गुस्सा लुइस फिलिप के ऊपर आया और लुइस फिलिप को अपना ही देश छोड़ के भागना पड़ा। एंड फाइनली फ्रांस बनता है फुल रिपब्लिक, यानी कि अब लोग रूल करेंगे, जो हेड ऑफ द स्टेट होगा। इससे पहले मोनार्की था, अब जो हम लोग चुनेंगे वही होगा हेड ऑफ द स्टेट। अब जैसे फ्रांस बनता है एक रिपब्लिक, दो चेंजेस फ्रांस के अंदर पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। पहला, जितने भी मेंस थे ना 21 के ऊपर वाले, उन सबको वोटिंग राइट दिया जाता है। एंड क्योंकि उस समय इकोनॉमिकली बहुत फ्रांस बुरे कंडीशन पे था, तो हर किसी को राइट टू वर्क जो है वो गारंटी किया जाता है कि भाई काम तो मिलेगा तुम सबको। अब इसके बाद रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, ये जो चीज हुआ था ना 1848 को, कि लुइस फिलिप को हटा के पूरी तरीके से फ्रांस बन जाता है एक रिपब्लिक। ये चीज देख के पूरा यूरोप ऐसा कुछ चाहता था अपने कंट्रीज पे भी। तो उसी साल 1848 को जितने भी यूरोप के अलग अलग लोग थे ना, आम लोग, मेनली यहाँ पे क्या था, लिबरल नेशनलिस्ट जो थे, मिडिल क्लास लोग, वो लोगों ने सीरीज ऑफ रेवोल्यूशन पूरे यूरोप के अंदर पे स्टार्ट किया। इन लिबरल मिडिल क्लास लोगों का डिमांड ये था कि हमें एक नेशन स्टेट चाहिए जो कि बेस होगा पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स पे, एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा जहां अगर राजा होता भी है तो उसके हिसाब से चलेगा, और दूसरा फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो न्यूज आर्टिकल्स कुछ भी वो छापने का हक होना चाहिए, एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप इकट्ठा करना है कि कुछ भी होता है तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, जो कि राजा के समय पे, मोनार्की के समय पे अलाउ नहीं था, कि राजा के खिलाफ तुम कुछ कर नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, ये सारी चीजें नहीं होगा। अब हमें चलना एक ऐसे देश बना के जहाँ पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल चलेगा, जो कि मैंने अभी बताया तुम्हें, ये 3 चीजें वो होगा। उसी साल ये फ्रांस का चीजों से मोटिवेटेड होके एक जर्मन रीजन है जहाँ आम लोग, मेनली लिबरल मिडिल क्लास लोग इकट्ठा होते हैं सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट पे, आते इस चर्च के अंदर, जिसका नाम था चर्च ऑफ सेंट पॉल, या फिर तुम कह सकते हो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। 83 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है एंड एक नेशनल असेंबली बनाया जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जाता है और लेके जाके राजा के पास दिया जाता है कि देखो हमारा ये डिमांड है, एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा और इसके हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा। तो उस समय जर्मन रीजन को कंट्रोल कर रहा था किंग ऑफ प्रशिया। अब प्रशिया के किंग ने इन लोगों का जो डिमांड है उसे ऐसे रिजेक्ट किया ना, जैसे मेरा बाप मेरे जो डिमांड्स को रिजेक्ट करता है कि भाई तुम्हारा अपना कोई थॉट्स एंड ओपिनियन तो हो ही नहीं सकता, हम बाप है तुम्हारे, हम जो बोलेंगे तुम्हें वही मानना होगा, मतलब हमारे प्रोडक्ट हो तुम, तो जैसे बोल रहे हो वैसे करो। तो आर्मी भिजवाया गया और इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को बंद करवा दिया गया। जो भी इन लोगों का चुतियापा चल रहा था, इन सब को बंद करवा दिया गया कि भाई फालतू चीजें मत करो, दिमाग खराब हो रहा है, एंड ये जो भी मूवमेंट था ये खत्म कर दिया गया। अब देखो, ये रेवोल्यूशन के फेल होने के पीछे राजा का तो एक कारण था कि राजा ने मना कर दिया था कि मुझे नहीं करना ये सब चेंजेस, बट इसके पीछे और 2 फ्लॉस था। पहला चीज, इस मूवमेंट में ना मेनली लिबरल मिडिल क्लास लोग तो थे, साथ साथ में ना आम लोग भी थे, पीजेंट्स, वर्कर्स, बट इन लोगों को इग्नोर किया गया, इनका डिमांड को सुना नहीं गया, जिसकी वजह से इन लोगों ने भी अपना हाथ सपोर्ट छोड़ दिया था। साथ साथ वुमेन्स को भी तुम देखो, ये जो पिक्चर है ना, यहाँ पे तुम ऊपर में देखोगे वुमेन्स है जो कि बस एक ऑब्जर्व करने के लिए आए हुए, कोई अपना उनका हक नहीं था, राइट नहीं था, बस देखो आके जो भी है पार्लियामेंट बन रहा है एक नए तरीके से, बट तुम लोगों का कोई हक नहीं हुआ यहाँ पे बोलने का। बस देखो, ये 2 चीजों की वजह से कहा जाता है कि ये जो मोमेंट था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। बट देखो, ये जो चीज है सिर्फ जर्मनी के अंदर पे नहीं हो रहा था, अलग अलग जगह पे यूरोप पे हो रहा था कि लोग डिमांड कर रहे थे कुछ चेंजेस का। तो यहाँ पे एक साइकिल बन रहा था यूरोप के अंदर पे कि रेवोल्यूशन होगा फिर दबा देना, रेवोल्यूशन होगा फिर दबा देना। अब इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए ना 1840 के बाद से मोनार्क जो थे ना, उन्होंने कुछ चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया ताकि ये चीजें बंद हो या फिर एटलीस्ट रुक जाए। पहला चीज, जो सर्वडम या फिर बाउंड लेबर था ना, इसे हटा दिया गया, जो कि पहले से चलते आ रहा था। एंड दूसरा चीज, हंगेरियंस को ऑटोनॉमी दिया गया हैब्सबर्ग एम्पायर से। अब बात करते हैं कि ये जर्मनी और इटली कैसे बना। अब तक जो हमने देखा था ना कि नेशन स्टेट बना था, वो आम लोगों ने, मेनली जो रेवोल्यूशनरीज कह लो या मिडिल क्लास लोग थे ना, वो आगे आए, उन्होंने स्ट्रगल किया और नेशन स्टेट उन्होंने बनाया। चाहे तुम बात कर लो फ्रांस का, बेल्जियम का या ग्रीस का। बट जर्मनी एंड इटली का केस अलग है। यहाँ में जो कंजर्वेटिव लोग थे, मेनली मोनार्की, वो आगे आता है एंड नेशन स्टेट बनाता है। जर्मनी कैसे यूनिफाइड हुआ या फिर एक नेशन स्टेट बना, उसका कहानी को समझते हैं। तो जर्मनी का यूनिफिकेशन में, या फिर तुम कह लो जो आज का जर्मनी है, इसके बनने पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान का हाथ है, ओटोमन बिस्मार्क। इसे आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी कहा जाता है, वो इंसान जिसने आज का मॉडर्न डे जो जर्मनी है उसे बनाया। अब ये बंदा पर्शियन आर्मी का चीफ मिनिस्टर था, जिसने 3 वॉर्स लड़ा लगभग 7 सालों तक, ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ एंड फ्रांस के साथ। एंड फाइनली जैसे पर्शियन आर्मी जीतता है ये तीनों वॉर, जो कि लगभग 7 साल चलता है, जर्मनी यूनिफाइड हो जाता है। जिसके बाद 1871 को केसर विलियम द फर्स्ट को बना दिया जाता है जर्मन एम्परर इन द पैलेस ऑफ
वर्सेलिस। ये फोटो देख रहे हो, ये वही मेमोरेबल फोटो है जहाँ पे दिखाया गया कि किस तरीके से केसर विलियम द फर्स्ट को 1871 को बना दिया जाता है जर्मन एम्पायर। और जैसे जर्मनी एक यूनिफाइड नेशन स्टेट बनता, इसका मेन फोकस था कि किस तरीके से अपने देश को मॉडर्नाइज करे, बैंकिंग सिस्टम, लीगल सिस्टम एंड जुडिशरी सिस्टम को बेहतर करे, ताकि एक स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट के तौर पे उभर आए। एंड अब बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली का। 19th सेंचुरी पे इटली बटा हुआ था 7 स्टेट्स पे, और 7 स्टेट में से बस एक ऐसा स्टेट था, सर्डेनिया पिडमोंट, जो कि इटली का अपना प्रिंस रूल करता था। इसके अलावा बाकी जितने भी स्टेट थे 6 के 6 वो बाहर के पावर के द्वारा कंट्रोल में था। जो नॉर्दर्न हिस्सा था ना वो ऑस्ट्रियन एम्पायर के अंदर पे था, जो सेंटर वाला पार्ट था वहाँ पे पोप रूल कर रहा था, और जो नीचे में सदर्न रीजन जो था वो बर्बन किंग ऑफ स्पेन के कंट्रोल पे था। अब जो यूनिफिकेशन होता है इटली का, यहाँ पे 4 लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पहला है गुसिपी मजीनी, दूसरा है प्राइम मिनिस्टर केबोर, तीसरा है गुसिपी गैरिबाल्डी एंड आखिरी है विक्टर एमनेंट II। शुरुआत होता है गुसिपी मजीनी से, जिसने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाया था यंग इटली, जो कि बात करता था इटली को आजाद करने में, इटली को यूनाइटेड करने का। 1831 और 1848 को 2 रिवोल्ट होता है, आजादी का मांग उठता है, बट दोनों को दबा दिया जाता है। यानी कि गुसिपी मजीनी का जो आइडिया था ना यूनिफिकेशन ऑफ इटली का, वो फेल हो जाता है, रिवोल्ट सक्सेसफुल नहीं होता है। तो अब ये दारोमदार की किस तरीके से इटली को यूनिफाइड करना है वो लेता है विक्टर एमनेंट II अपने हाथ पे, कि मैं करूंगा इटली को यूनिफाइड। देख रहे हो यहाँ भी अब कंजर्वेटिव लोगों ने नेशन स्टेट बनाने का जो है जिम्मेदारी अपने हाथ पे लिया। तो विक्टर एमनेंट II ने अपने प्राइम मिनिस्टर केबोर के ऊपर ये जिम्मेदारी दिया कि जाओ इटली को यूनिफाइड करो। अब अगर तुम्हें प्राइम मिनिस्टर केबोर के बारे में एक चीज नहीं पता तो जान लो, प्राइम मिनिस्टर केबोर ना इटालियन से ज्यादा फ्रांस अच्छा बोलता था, यानी कि फ्रांस के लोगों के साथ उसका अच्छा कनेक्शन था। तो उसने अपने अच्छा डिप्लोमेसी से फ्रांस का मदद लिया, जो कि उस समय फुल्ली रिपब्लिक स्टेट बन चुका था, एंड ऑस्ट्रियन एम्पायर को जो नॉर्दर्न इटली से भगा दिया। यानी कि तुम कह सकते हो प्राइम मिनिस्टर केबोर ने फ्रांस की मदद से नॉर्दर्न इटली को आजाद कर दिया था। अब आ जाओ सदर्न रीजन की और इटली का, जहाँ पे एक इंसान था गुसिपी गैरिबाल्डी, जिसने जो वहाँ के लोकल लोग थे उन्हें मोटिवेट किया आजादी के लिए, एंड जो इटालियन आर्मी था उसका सपोर्ट किया, एंड यहाँ का जो बर्बन किंग ऑफ स्पेन था ना उसे यहाँ से भगा दिया। तो कुल मिलाकर कह सकते हो गुसिपी गैरिबाल्डी की मदद से और इटालियन फोर्स की मदद से हमने सदर्न रीजन को भी आजाद कर दिया था। अब बचा था बस सेंट्रल रीजन, जो कि पोप रूल कर रहा था। अब पोप ने डर के मारे खुद ही सरेंडर कर दिया, एंड फाइनली इटली यूनिफाइड हो जाता है, और 1861 को विक्टर एमनेंट II को बना दिया जाता है किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। अब बात करते हैं कि ब्रिटेन कैसे बना। कहते हैं कि ब्रिटेन ना बहुत अजीब तरीके से बना, यहाँ कोई आम लोगों का रेवोल्यूशन नहीं चल रहा था जैसे कि पूरे यूरोप में हुआ था। इनफैक्ट 18th सेंचुरी से पहले तो ब्रिटेन नाम का कोई नेशन एग्जिस्ट भी नहीं करता था। ये पूरा रीजन अलग अलग एथनिक ग्रुप पे डिवाइडेड था। इधर इंग्लैंड के अंदर पे इंग्लिश लोग थे, वेल्स के अंदर पे वेलिश लोग थे, स्कॉटलैंड में स्कॉटिश लोग थे, और आयरलैंड में आयरिश लोग थे। इन सब का कल्चर, लैंग्वेज और एथनिसिटी अलग अलग था टोटली। बट आगे जाके इंग्लैंड धीरे धीरे पावरफुल होता है और वेल्थ गेन करता है। अब जैसे कि तुम्हें पता है इंग्लैंड कितना बड़ा कॉलोनाइजर था, उन्हें यार हमेशा दूसरों की जमीन पे लालच रहता था। तो 1565 को इंग्लैंड ने वेल्स को कब्जा किया और अपने पार्ट बना लिया। देन फिर 1688 को मोनार्की से पावर को ट्रांसफर करा जाता है इंग्लिश पार्लियामेंट को, जिसके बाद एक एक्ट ऑफ यूनियन पास करा जाता है 1707 को। अब इस एक्ट ऑफ यूनियन की मदद से इंग्लैंड स्कॉटलैंड को भी अपने कब्जे पे ले लेता है और बन जाता है ग्रेट ब्रिटेन। और फिर यही चीज दोबारा दोहराया जाता है 1801 को। आयरलैंड के अंदर पे रिलीजन के बेसिस पे लोग डिवाइडेड थे, मेजोरिटी पे था कैथोलिक्स एंड माइनॉरिटी पे था प्रोटेस्टेंट्स। अब रिलीजन के बेस पे ये दोनों ही कम्युनिटी आपस में लड़ते थे, टेंशन था थोड़ा। और तुम्हें पता है कि अंग्रेजों का सीन क्या रहता है, डिवाइड एंड रूल। वो आपस में लड़ाते एंड देन पूरा जमीन कब्जा कर लेते। अब आयरलैंड के साथ भी वही होता है। अब ग्रेट ब्रिटेन प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करता है और दोनों कम्युनिटी में लड़ाई करवाता है, और 1801 को आयरलैंड को फोर्सफुली ग्रेट ब्रिटेन के साथ मर्ज कर लिया जाता है, यूनाइट कर लिया जाता है, जिसके बाद ग्रेट ब्रिटेन बनता है यूनाइटेड किंगडम। जो आज का यूनाइटेड किंगडम है, अब तुम्हें पता चल गया वो कैसे बना। अंग्रेजों का हरामी बना से बना, और कैसे बनेगा। अब एक चीज तो कंफर्म हो गया था कि ये जो अंग्रेज लोग थे ना, इन्हें डिवाइड एंड रूल करना बहुत ही अच्छा लगता था। इन्होंने धर्म के नाम पे अपना जगह भी बनाया एंड हमारे देश को भी तोड़ के गए। खैर जो भी हो, आगे बढ़ते। आखिरी 2 टॉपिक। पहला है विजुअलाइजिंग द नेशन। अब नेशन स्टेट बना लिया था, यानी कि एक देश बना था। अब देश को कैसे हम देखेंगे, कैसे विजुअलाइज करेंगे। अब जैसे हमारा इंडिया, हम इसे विजुअलाइज करते हैं एक फीमेल फिगर भारत माता के नाम से, राइट। अब इसे टेक्निकल टर्म पे कहते हैं एलेगरीज। अब फ्रांस का जो एलेगरी था ना, इसे कहते हैं मेरियाना, एंड जर्मनी का एलेगरी को कहते हैं जर्मेनिया। इसके ऊपर कई सारे डिटेल्स है ये पिक्चर के ऊपर, जिसके ऊपर हो सके तो मैं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस लाऊंगा, तब दिखा दूंगा। आखिरी टॉपिक देखते हैं, नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। अब देखो जैसे जैसे 19th सेंचुरी खत्म होते जा रहा था ना, ये जो नेशनलिज्म का आइडिया था ना, अब वो कन्वर्ट हो रहा था इम्पेरियलिज्म में।
एम्परलिज्म का क्या मतलब है, अगर नहीं पता तो बता दो। जब एक कंट्री कोशिश करता है कि अपना पावर को बढ़ाए और दूसरों का टेरिटरी को कब्जा करे और उसे अपना कॉलोनी बनाए। जैसे अंग्रेजों ने 7 समुंदर पार से आके हमें अपना कॉलोनी बनाया था, गुलाम बनाया था। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एम्परलिज्म। अब ऐसा ही एक केस हमें इस किताब के अंदर पे देखना है, बाल्कन स्टेट्स का। 19th सेंचुरी से पहले का जो बाल्कन रीजन था ना, ये ऑटोमन एम्पायर के अंदर पे था। बट जैसे ही 19th सेंचुरी पे ऑटोमन एम्पायर कमजोर होता है, बाल्कन स्टेट्स को अपना ऑटोनॉमी मिलता है। बट ये सारे बाल्कन स्टेट ना इतना चूतिए थे आज़ादी लेने के बाद। अब ये आपस में लड़ रहे थे, अपना बाउंड्रीज को लेके बढ़ना चाहते थे, फैलना चाहते थे। यानी कि जो एम्परलिज्म का जो आइडिया था इनके सर पे चढ़ गया था। और जब ये कॉन्फ्लिक्ट पे उंगली करता है बड़े बड़े यूरोपियन पावर्स लाइक ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, तो इसी से शुरुआत होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। एंड तुम्हें पता है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया का नतीजा क्या होता है। तो यही था इस चैप्टर का अंत। आई होप तुम लोगों को पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो बनाते बनाते भाई साहब ढंग चल जा रहा है, सही मैं बता रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और हो